एग्जाम्स में ऐसे आते हैं कि कैरेक्टर स्केच हम लोग कैसे लिखें, उसके लिए कुछ आइडिया होना चाहिए, है ना। आप जब भी कभी टेक्स्ट पढ़ते हैं तो टेक्स्ट में कुछ कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स मिलते हैं। उन कैरेक्टर्स के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं कि वो कैरेक्टर्स जो हैं वो कैसे होते हैं, और कैरेक्टर स्केच अगर लिखने के लिए आए तो कैरेक्टर स्केच हम कैसे लिखें, है ना। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम में डालता है ना। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या उसी प्रकार की समस्याओं को खत्म करने के लिए मैं आपके सामने आज उपस्थित हूँ एक बार फिर से लेट्स लर्न विद राहुल के थ्रू। और यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ कैरेक्टर स्केच कैसे लिखना है हम लोगों को, है ना, हाउ टू राइट कैरेक्टर स्केच। ठीक है, तो अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी चीजों को, कौन कौन से फीचर्स को ध्यान में रख करके और हम लोगों को ये काम करना है ना, कैरेक्टर स्केच लिखना है। तो उसके लिए बच्चे बहुत ही सिंपल 4 रूल्स, 4 फीचर्स आपको ध्यान में रखने होंगे, है ना। ये 4 फीचर्स क्या क्या हैं, इन फीचर्स के बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इन फीचर्स को मैं अभी आपको बताऊंगा और उन फीचर्स के थ्रू आप बहुत आसानी से कैरेक्टर स्केच लिखना सीख जाएंगे। आप केवल उन्हीं चीजों को ध्यान में रखेंगे तो बहुत ही आसानी से आप कैरेक्टर स्केच कर पाएंगे, है ना। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग कैरेक्टर स्केच करते हैं, है ना, या कैरेक्टर का एनालिसिस कैसे करते हैं, कैरेक्टर के बारे में लिखते कैसे हैं, है ना। तो देखो बच्चे, सबसे पहले इसमें 4 ऐसे फीचर्स के बारे में मैंने आपको बताया, इसमें 4 फीचर्स के बारे में हम लोगों को ध्यान में रखना होता है ना। तो सबसे पहले जो हम लोगों को ध्यान में रखना होता है या सबसे पहले जिन चीजों के बारे में हम लोग उस कैरेक्टर स्केच में लिखते हैं जो हमारे दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि फिजिकल अपीयरेंस उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का कैसा है ना। उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, उसका लुक कैसा है, he seems to be a little bit smart or handsome, something that we will have to find out from the text book, है ना। टेक्स्ट बुक से हमें इन चीजों को बाहर निकालना है, मतलब टेक्स्ट बुक से हमें ढूंढना है ना। If there is a height being given there, someone would be a little short, someone would be a little tall, so on the basis of all those things we will have to write down there these things. Now if it is being given their weight, वजन अगर दिया हुआ हो, लंबाई दी हुई हो, ड्रेसिंग सेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या पहनता है, किस प्रकार की चीजों को वो पहनता है। एक ही वुड बी अ फार्मर, अगर वो एक फार्मर होता तो क्या पहनेगा, कोट पैंट पहन के चलेगा क्या। इट माइट बी कि उसके अपीयरेंस में कहीं ना कहीं या फिजिकल अपीयरेंस में उसका ड्रेसिंग सेंस भी आपको उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग या उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आपको ऐड करना होता है। नेक्स्ट है बिहेवियर। मैंने बिहेवियर इसमें एक चीज लिखा है, बिहेवियर आपका फिजिकल अपीयरेंस में मैंने ऐड किया है। जानते हो ये बिहेवियर ये किस प्रकार के बिहेवियर के बारे में बात करने वाला हूं। बिहेवियर व्हेनेवर अ पर्सन और योर कैरेक्टर अबाउट whom you are just writing, जो आप जिसके बारे में आप लिख रहे हैं उस कैरेक्टर के बातों से उसके बिहेव के बारे में पता चलेगा। हाउ ही वुड बी, वो कैसा होना है उसको, उसके बारे में, या कैसा है वो उसके बारे में आप समझ पाएंगे जब भी कभी आप टेक्स्ट को आराम से पढ़ेंगे। और टेक्स्ट में आपको जब वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कनेक्ट होता हुआ दिखेगा तो उसके बिहेवियर के बारे में पता चलेगा। और सम टाइम जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 4, 5, 6 के क्लास के बच्चे जो होते हैं, उसमें ऑलरेडी ये चीजें लिखी हुई होती हैं कि दिस कैरेक्टर इज अ लिटिल बिट और ग्रीडी यू कुड से, है ना, ही इज अ काइंड पर्सन, ऐसा कुछ वो जो है वो लिखा हुआ होता है ना। तो उन चीजों के बारे में भी आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट हम लोगों ने देखा फिजिकल अपीयरेंस, उस फिजिकल अपीयरेंस में आपको किन चीजों के बारे में देखना है। सबसे पहले लुक देखना है, उसके हाइट को देखना है, वेट को देखना है, ड्रेसिंग सेंस देखना है, वो कोट पैंट पहनता है, धोती पहनता है, क्या पहनता है। महात्मा गांधी के बारे में अगर लिखना होगा तो वो क्या, उनके बारे में क्या क्या हम लोग लिखेंगे। आगे है बिहेवियर, है ना, उसके बिहेवियर के बारे में लिखेंगे कि आखिर वो कैसी पर्सनालिटी वाला व्यक्ति था, उसमें उसके बिहेवियर कैसे थे, उसका नेचर कैसा था, उन चीजों के बारे में हम लोग लिखेंगे। जो सेकंड है वो है सोशल अपीयरेंस। हाँ, ये फर्स्ट वन था फिजिकल अपीयरेंस, सेकंड है सोशल अपीयरेंस। सोशल अपीयरेंस का क्या मतलब है कि समाज में लोगों के साथ कैसे कनेक्ट होता है ना। तो इसमें जो जिन चीजों पर हमें फोकस करना होता है वो 2 चीजें हैं। क्या है, कनेक्शन विद द पीपल ऑफ द सोसाइटी, जो समाज में रहने वाले लोग हैं उनके साथ उसका कनेक्शन कैसा है। जो समाज में रहने वाले लोग हैं उनके साथ उसका कनेक्शन कैसा है, इसके बारे में आपको यहाँ से जानने की
कोशिश करनी होगी। जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तब वहां से कुछ आपको पॉइंट्स निकालने होंगे एंड देन यू विल हैव टू राइट डाउन देयर, है ना, इन योर आंसर। नाउ फीचर्स ऑफ योर कैरेक्टर्स नेचर। देखो जब भी कभी हम कनेक्शन पढ़ लेंगे पीपल के साथ उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का, जिस कैरेक्टर के बारे में आप लिख रहे हैं, जिस चरित्र के बारे में आप लिख रहे हैं, उसके बारे में जब आप पढ़ लेंगे, उसका कनेक्शन देख लेंगे लोगों के साथ, तो वहां से आपको उस पर्टिकुलर पर्सन का जो नेचर है, जैसा उसका स्वभाव है, उस नेचर प्रकृति के बारे में हमें पता चल जाएगा एंड देन इट विल बी अ लिटिल बिट इजी फॉर अस टू राइट डाउन देयर अबाउट हिज नेचर। सो आगे मैं आपको थर्ड वन के बारे में बताता हूं। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल अबाउट द थर्ड वन। जो दो मैंने आपको पहले बताया, आगे मैं तीसरा बताने वाला हूं कि इसमें होता क्या है। तो एक्शंस इन द गिवन लिटरेरी वर्क, उस लिटरेरी वर्क में जो उसके द्वारा एक्शंस परफॉर्म किए गए हैं, जो कुछ एक्शंस किए गए हैं, जो कुछ कार्य किए गए हैं, उन चीजों के बारे में हम लोगों को यहाँ पर जानना है ना, या उन चीजों के बारे में हम लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो वो होगा क्या, एक्शंस जो है मतलब एक्शन जो उसने किया है, जो भी वर्क उसके हैं, है ना, जो भी उसने कार्य किए हैं, उन कार्यों को उसमें क्या करना है, इंक्लूड करना है ना। जैसे कि एक चैप्टर है 10th में अ लेटर टू गॉड, जिसमें जो लेंचो है, वो लेंचो एक किसान रहता है, तो वो क्या क्या कार्य करता है ना, उस पर्टिकुलर प्लॉट में अलग अलग जो लिटरेरी वर्क है उसमें आखिर उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का क्या वर्क है, उस वर्क के बारे में हम लोगों को मतलब वहां पर लिखना है। वो पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूं, है ना, तो उसके चरित्र के बारे में हमें वहां से पता चलता है, वो कौन कौन सी चीजों को करता है, कौन कौन से काम करता है, उन कामों को भी हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। उससे रिलेटेड भी कुछ सेंटेंसेस आपको इसमें इंक्लूड करना होगा, है ना। और आगे क्या देखते हैं, तो इसमें जो कुछ वो एक्शन कर रहा है, जो भी कुछ वर्क कर रहा है, उन वर्क्स को तो हम लोगों को देखना ही देखना है ना। लेकिन आप अगर चाहें तो कंपेयर भी कर सकते हैं। यू कैन कंपेयर आल्सो विद अदर वर्क्स, मतलब दूसरे वर्क्स के साथ उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के कार्यों को कंपेयर भी करके यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, मतलब कंपैरिजन भी कर सकते हैं। आप इसमें खुद के जो आइडियाज हैं, उन आइडियाज को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। शुड वी डू समथिंग लाइक दैट और नॉट, है ना, उसे ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, उस तरह के एक्शंस उसे अटेम्प्ट करने चाहिए थे या नहीं करने चाहिए थे, या परफॉर्म करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। दैट वुड बी टोटली बेस्ड ऑन यू, वो आप पर टोटली बेस्ड है ना। आप क्या कर सकते हैं, यू कैन आल्सो गिव योर ओन आइडियाज इन दैट, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ उटपटांग सा आइडिया जो उससे बिल्कुल या उस टेक्स्ट से बिल्कुल अलग हट करके ऐसा हो, वैसे कुछ आइडियाज आपको नहीं देने हैं, है ना। आगे क्या है, आगे जो 4 नंबर है, 4 नंबर, वो है फीलिंग्स एंड थॉट्स, है ना। उस पर्टिकुलर जो कैरेक्टर के बारे में आप लिख रहे हैं, उसके फीलिंग्स के बारे में आपको लिखना है, वो कैसा फील करता है ना। आप लोगों ने 12th में एक चैप्टर पढ़ा होगा द लास्ट रिलेशन, उसमें जो एमएमएल हैं, जो टीचर हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी फीलिंग्स यही हैं कि एवरीवन शुड हैव द नॉलेज अबाउट देयर नेटिव लैंग्वेज, है ना, और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के बारे में वो बात करते हैं। तो एक पर्टिकुलर जो कैरेक्टर जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, 12th का वो जो चैप्टर था द लास्ट रिलेशन, उसमें एमएमएल के बारे में मैंने आपको बताया, उनकी फीलिंग्स क्या थी, उनके जो वो जो फील कर रहे थे, वो कैसा फील कर रहे थे, उनकी फीलिंग्स क्या थी जब वो उस पर्टिकुलर स्कूल को छोड़कर जा रहे थे। तो उन्होंने अपने फीलिंग्स को बच्चों के सामने रख दिया, है ना। वो बड़े उदास थे, बड़े निराश थे, उन सभी चीजों को। और ये कब आएगा, जब आप उनके वर्ड्स, उनके एक्शंस को और उनसे रिलेटेड एक्शंस, आप यहाँ पर एक चीज और जोड़ सकते हैं, रिलेटेड एक्शंस, है ना, उनसे रिलेटेड एक्शंस अगर कुछ हुए हैं, है ना, तो उन एक्शंस को भी इसमें इंक्लूड करना है ना। और इसी रिलेटेड जो एक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी फीलिंग्स का पता चलेगा, है ना, कि कोई जो है वो सैड था, हैप्पी था, क्या था, है ना। और यहीं से उसके द्वारा जो कुछ थॉट आएंगे वो बाहर आएंगे। जैसे लास्ट में आपने क्या देखा, तो आपने देखा कि वो कहते हैं कि लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी होना बहुत ही एसेंशियल है किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी देश के व्यक्ति के लिए, क्योंकि लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी जो होता है या लैंग्वेज जो हमारा होता है, वही हमारे कल्चर का वाहक होता है। आप कह सकते हैं कि हमारा कल्चर जो है दिखाने का काम अगर कोई करता है, तो वो कौन करता है, वो केवल और केवल हमारा लैंग्वेज ही करता है। क्योंकि अगर हम अपने लैंग्वेज को खो देंगे, अगर हम अपने लैंग्वेज को नहीं सीखेंगे, तो होगा क्या कि हम जो हैं वो
अपने देश के कल्चर के साथ जुड़े नहीं रह पाएंगे। और अगर कोई व्यक्ति या कोई देश अपने कल्चर को खो देता है, अपने ट्रेडिशंस को खो देता है, तो समझ जाओ कि वह देश कभी भी गुलामी की जंजीरों से बाहर नहीं निकलता। मतलब वो ऐसा कहते भी हैं कि एकमात्र चीज है क्या, आपका लैंग्वेज, जो कि की है ना, कुंजी है किसका, तो गुलामी के जेल से बाहर निकलने का, है ना। अगर आपने अपने लैंग्वेज को खो दिया तो इसका मतलब आपने अपने कल्चर को खो दिया, आपने अपने ट्रेडिशंस को खो दिया। और जब आप इन चीजों को, अपने रिलीजन को खो दिया, जब इन चीजों को आप खो देते हैं तो फिर कभी भी आप वो पर्टिकुलर जो व्यक्ति जो आज जिसने आप पर शासन कर रखा है, वो रहे या ना रहे, वो क्या होगा, वो कभी भी आपसे जो है वो माने आपको कभी भी ट्रीट करेगा ही नहीं। वो भले वहां से चला जाए लेकिन फिर भी आप गुलाम के गुलाम ही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं वो जो है वो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर उनके थॉट बाहर आते हैं, है ना, कि किस प्रकार के, तो जो लैंग्वेज है ना, वो लैंग्वेज को ज्यादा फोकस करते हैं, है ना, कि लैंग्वेज आइडेंटिटी या लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी जो है वो आपके अंदर होना ही चाहिए। अच्छा, इन चीजों को दिखाने के लिए, अपने फीलिंग्स को दिखाने के लिए, कोट्स को दिखाने के लिए, सॉरी थॉट्स को दिखाने के लिए कुछ कोट्स आपको देने होते हैं। अगर वो कोट्स जो है उस पर्टिकुलर चैप्टर में इस्तेमाल किए गए हैं तो, है ना, एक कोट्स जो उन्होंने इस्तेमाल किया, मान लो कि 12 वाले चैप्टर में जो लास्ट लेसन में बता रहा हूँ उसमें उन्होंने कहा वाइटला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, ऐसा उन्होंने क्या किया, या लॉन्ग लिव फ्रांस, ऐसा उन्होंने क्यों कहा, तो उन्होंने क्या कहा कि लॉन्ग लिव फ्रांस। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वो अपने देश से प्रेम करते थे, अपनी मातृभाषा से प्रेम करते थे, और इसीलिए उन्होंने लॉन्ग लिव फ्रांस कहा है ना। तो इस कोर्स के थ्रू उन्होंने अपने फीलिंग को, अपने थॉट को उन्होंने लोगों के सामने लाने की कोशिश की है ना। तो ऐसे अब आप यहाँ से एक चीज और ध्यान दे सकते हैं, आप ओवरऑल जो फिफ्थ आपको काम करना होता है, नंबर 5 जो आपको काम करना होता है, मतलब इन चारों को मिला करके, है ना, जो आपने फर्स्ट टर्म देखा, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड और प्लस फोर्थ, इन चारों को मिला करके यहां से एक कंक्लूजन आता है ना। तो उन कंक्लूजन्स को आपको करना क्या है, उन कंक्लूजन को करना क्या है, तो नंबर 5 पॉइंट में आपको लिखना है। अर्थात जो ओवरऑल हमें पता चलता है किसके बारे में, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में, उसको हम लोगों को एक कंक्लूजन की तरह वहां पर लिखना होता है, कंक्लूजन की तरह हमें वहां पर देना होता है। I hope you would understand everything. If you get any problem, you may have to consult to me, as you may comment also, so that I could learn it. And after having the study of your comment, I'll try to make you satisfied. So that's all in today's class. Thank you very much.